कभी कभी इंसान के जीवन में वह घटनाएं होती हैं जिन्हें वह चाहकर भी भुला नहीं सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उम्र में अपने पति से 6 साल छोटी थी। मेरी हमेशा से इच्छा रही थी कि मैं लव मैरिज करूं, लेकिन माँ बाप की मर्जी के आगे खामोशी से सिर झुका दिया था। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उनकी हर बात को सर आंखों पर रखती थी, हमेशा उनका मान बनाए रखती थी। इसलिए जब माँ बाप ने मेरे लिए अपनी पसंद के अनुसार लड़का चुना तो मैं इनकार ना कर पाई थी और मैंने खामोशी से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे साथ जो हुआ वह मेरे 14 तबक रोशन कर गया था। मेरी जिंदगी को पूरी तौर पर पलट चुका था। शादी का दिन हर लड़की के लिए बहुत ही मायने रखता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी शादी वाले दिन बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी सखी सहेलियों ने मुझे बताया था कि तुम्हारा होने वाला पति देखने में बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा है। उस जैसा हैंड इंसान हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। उसकी आंखें तो बहुत ही नशीली हैं, जबकि उसका रंग दूध की तरह सफेद है। मेरी एक सहेली ने कहा कि गोरी चिट्टी तो तू भी बहुत है, देखना बच्चे भी खूब गोरे चिट्टे खूबसूरत पैदा होंगे। चांद सूरज की जोड़ी है। तुम्हारी मर्दों का आमतौर पर रंग सांवला ही होता है, लेकिन मेरे पति का रंग गोरा था। और यह बात सुनकर मुझे खुशी सी महसूस हो रही थी। मैं हुस्न परस्त नहीं थी, लेकिन पति के मामले में हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका हमसफर देखने में अच्छा हो। इसीलिए मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी और सामने से दिखावे के लिए अपनी सखी सहेलियों को डांट भी रही थी कि प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे शर्म आती है, लेकिन मेरे दिल के जज्बात कुछ और ही बोल रहे थे। आज के दिन का इंतजार मैंने बहुत किया था। जब 17 दिन शादी में रह गए, तब से ही हमारे घर में ढोल और गाने वगैरह बजना शुरू हो गए थे। मेरे ससुराली लोग भी बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के आखिर के 17 दिन तो पता ही नहीं चले कैसे कट गए थे। मेरी माँ तो हर वक्त रोती रहती थी कि मैं तेरे बगैर जिंदगी कैसे गुजारहूंगी। मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा की कोई और बेटी नहीं थी, इसलिए मम्मी ज्यादातर मेरी तरफ से परेशान रहती थी। मेरे 2 बड़े भाई थे और मैं ही इकलौती अपने माँ बाप की बेटी थी, इसीलिए भी वह बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन मेरे दिलासा देने की वजह से वो खत संभल गई थी। मैं लड़कियों में शर्माई शर्माई सी बैठी थी, शिद्दत से अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। मैंने अभी तक सीधे अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, बस तस्वीर में ही 1-2 बार उसकी झलक देखी थी, और वह 1-2 बार की झलक ही मेरे दिल में घर कर गई थी। मेरे इंतजार का जल्द ही अंत हो गया था, क्योंकि बारात आ चुकी थी। बारात बहुत धूमधाम से लाई गई थी। ढोल के थाप पर आगे पीछे हर जगह का एरिया गूंज उठा था। मेरा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। अजीब अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। वो लोग हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थे। हमारे जानने वालों में से मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी मम्मी ने उन सभी रिश्तों को इनकार कर दिया था, क्योंकि पहले भी जब मेरे भाई की शादी जान पहचान में हुई थी तो बहुत बातें बनी थीं, और कुछ दिन बाद ही मेरी भाभी तलाक लेकर मेरे भाई को तन्हा छोड़कर चली गई थी। रिश्तेदारी में भी खटास पैदा हुई थी। इसीलिए भी मेरी माँ जान पहचान में शादी के खिलाफ थी। थोड़ी देर बाद ही शादी के सारी रस्में पूरी कर दी गई थी और मैं पूरे हक के साथ एक अजनबी आदमी के नाम लिख दी गई थी। मेरे दूल्हा का नाम था। मेरी सांस मुझ पर सदके बारी जा रही थी। मैं अपनी शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। सबका कहना था कि दुल्हन पर तो बारात के दिन बहुत ही रूप आया है। लेकिन मुझे तो बस अपने पति से तारीफ सुनने का इंतजार था। मैंने तो अपनी पार्लर वाली की जान खा ली थी कि मेरी हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। मेरा दुपट्टा ठीक करो, मेरे माथे का टीका ठीक करो, मेरा मेकअप बिल्कुल ठीक से करना, ज्यादा डार्क ना हो, ना ही ज्यादा लाइट करना। मैंने पार्लर बालियों के सर में दर्द कर दिया था। मेरी तो बस एक ही इच्छा थी कि मैं रणजीत को बहुत अच्छी प्यारी लगूं। सभी लोग मेरी इस बेकरारी पर हंस रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल एक अजीब सी हालत से दो चार था। मैं एक अंधे मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी इसमें सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दर्द है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा दर्द देती है और एक तरफा मोहब्बत तो हमारी जान ही ले लेती है। थोड़ी सी रस्मों के बाद ही मेरी सासू माँ ने विदाई की बात
मेरी माँ के सामने रख दी थी। हमारी अब भी कुछ रस्में बाकी रहती थी, लेकिन ससुराल वालों के जोर देने पर मेरी माँ ने विदाई की इजाज़त दे दी थी और मैं अपने भाइयों और अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद के साए तले अपने घर से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। मेरा हाथ रणजीत ने ही थामा हुआ था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजनबी जहां मैं आ गई हूं, जहां पर कोई भी मेरा नहीं है। मुझे रणजीत ही इस वक्त अपना महसूस हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों रणजीत का अंदाज भी मुझे अजीब सा लग रहा था। मेरा चेहरा घूंघट के अंदर था। मेरी सास ने कहा था, लंबा सा घूंघट कर लेना। हमारे खानदान की पुरानी परंपरा है कि दुल्हन जब तक अपने कमरे में ना चली जाए, वो लंबा सा घूंघट निकाल कर रखती है। जिसने भी दुल्हन को देखना होता है, घूंघट के अंदर से ही दुल्हन का चेहरा देखता है और चला जाता है रणजीत के साथ। अग्नि के फेरे लेते हुए भी मेरे चेहरे पर लंबा सा घूंघट पड़ा हुआ था, और यह भी मेरी सास का ही हुक्म था। मेरी सखी सहेलियों ने और मेरे घर में आए सभी मेहमानों ने ऐतराज भी किया था कि इस तरह तो शादी की मूवी अच्छी नहीं बन पाएगी। दुल्हन का चेहरा आना चाहिए, लेकिन मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया था कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, आपको दुल्हन का चेहरा लेना है। तो जब शादी के फेरे हो जाएं, उसके बाद आप अपनी लड़की को बिठाकर जितनी चाहे तस्वीरें और वीडियो बना लेना, लेकिन अभी जब तक दूल्हा और दुल्हन साथ हैं, दुल्हन का चेहरा नहीं खुल सकता। मैंने उस वक्त भी लंबाई घूंघट किया था और इस वक्त भी लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं रणजीत को एक बार नजर भरकर देख लूं, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही थी। घूंघट के अंदर से मैं बस उसका हाथ ही देख पा रही थी, जो मेरे हाथ को पकड़े हुआ था। खूबसूरत मर्दाना हाथ, जिस पर ब्लैक रंग की खूबसूरत सी घड़ी बंधी हुई थी। रणजीत के हाथ को देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि रणजीत मर्दाना पर्सनालिटी से भरपूर है। रणजीत ने मेरा हाथ तो पकड़ा था, लेकिन ऐसे जैसे उसने किसी गैर का हाथ पकड़ा हो। मुझे रणजीत के हाथ से कोई भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रखा हो, किसी के दबाव में आकर, वरना यह पल तो बहुत ही खास होते हैं। इस समय पति अपनी पत्नी की संगत के लिए तड़पता है, उसे शरारत भरी नजरों से देखता है, मोहब्बत भरी नजरों के तीर चलाता है, और उसके यार दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि यार बस कर दे, भाभी के ऊपर से नजर हटा ले, अब ये तेरी ही है, किसी और की नहीं होने वाली। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी सुनने और देखने को नहीं मिल रहा था। दिल में ख्याल आया, कहीं यह शादी रणजीत की मर्जी के खिलाफ तो नहीं की गई, और यह सोचकर ही मेरा दिल जैसे बैठ सा गया था। मैंने तो रणजीत को लेकर न जाने कितने सपने सजाने शुरू कर दिए थे। रणजीत मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था। इससे पहले भी मेरी जिंदगी में कई लड़के आए थे, मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था। मेरे सारे जज्बात, मेरी सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मेरे होने वाले पति के लिए थे। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, मैं जो कुछ भी सोच रही हूं वैसा ना हो सकता है रणजीत थकावट की वजह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हो। कुछ ही देर बाद रणजीत मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे घर के दरवाजे तक लाया था, और उसने मेरे सोचने के ठीक अनुसार ही दरवाजे पर लाते ही मेरा हाथ छोड़ दिया था, और ना जाने कहाँ चला गया था, मुझे इस बात का पता भी नहीं था। मेरी सास और ने ही मुझे घर में दाखिल किया था, और मेरी रस्में वगैरह अदा करके मुझे कमरे में बिठा दिया गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास और नंदों का व्यवहार मुझसे एकदम बदल गया था। अब से पहले जो वो मुझसे मोहब्बत से पेश आ रही थी, अब एकदम से रूखा सूखा सा व्यवहार हो गया था मुझे। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अचानक से रणजीत का चले जाना, उसके बाद सास और नंदों का व्यवहार भी बदल जाना मुझे तकलीफ दे रहा था, लेकिन मैं कुछ भी कहने और करने से इनकारी थी। एक एक दिन की दुल्हन थी, क्या कर सकती थी, इसीलिए खामोशी में ही भलाई जानी थी। पहले मैरिज हॉल में जिस तरीके से मेरी सास और नंदे मेरे आगे पीछे घूम रही थी, मेरी इतनी परवाह कर रही थी, अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। बस जल्दी जल्दी उन्होंने 2-4 रस्में की थी, और मुझे मेरी नंदों ने पकड़कर मेरे पति के कमरे में बिठा दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से सबको क्या हुआ था।
पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब ये सब ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे थे? मैं कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए मैं खामोश ही रही। मैंने सारा ध्यान रणजीत की तरफ लगा दिया था। रणजीत का ख्याल आते ही दिल की धड़कनों ने फिर से शोर मचाया था। आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, लेकिन 2 घंटे के इंतजार के बाद भी रणजीत कमरे में नहीं आया था। अब तो मुझे नींद भी आने लगी थी कि तभी मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई थी। मैं जल्दी से संभल कर बैठ गई थी। मैंने तो यही समझा था कि रणजीत ही कमरे के अंदर आया है, लेकिन मैंने देखा कि कमरे में रणजीत की बजाय उसकी बहन आई थी और वह आते ही मुझे देखकर कहने लगी, भाभी आप आराम कर ले। दरअसल भाई किसी काम से बाहर चले गए हैं, इसलिए आज वो रात भर नहीं आएंगे और उन्होंने ही यह संदेश आपके लिए पहुंचाया है कि आपको बता दिया जाए, ताकि आप आराम से अपने कपड़े वगैरह बदल कर सो जाए। मेरा दिल एकदम से ही बुझ सा गया था। मैंने उदास निगाहों से अपनी ननद को देखा। आज के दिन के लिए हर लड़की ने बहुत से ख्वाब सजाए होते हैं। सबके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लड़का लड़की इस दिन के लिए बहुत ही शिद्दत से इंतजार करते हैं, लेकिन रणजीत हमारी इतनी खास रात को छोड़कर न जाने किस जरूरी काम के लिए चला गया था। मैं उदास हो गई थी, जबकि मेरी ननद ये बोलकर कमरे से जा चुकी थी। मैं तो यही समझी थी, शायद मेरी ननद मेरी मदद करेगी लहंगा वगैरह और ज्वेलरी चेंज करने में, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बस मैसेज पहुंचाकर वो जिस तरीके से आई थी वैसे ही चली गई थी। मुझे बहुत एहसास हो रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मेरी मम्मी, मेरे पापा हमेशा ही मेरी फिक्र में परेशान होते रहते थे, और यह लोग कैसे थे जो नई नबली दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। मैं अपना लहंगा संभाल कर उठी और चेंज वगैरह करने लगी। मेरे आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं किस बात की वजह से इतना रो रही हूँ। मैं बस अपनी ज्वेलरी उतारती जा रही थी और अपने आंसुओं को बेदर्दी से अपने गालों से साफ कर रही थी। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए यह कैसा लड़का पसंद किया है। ये कैसे लोग हैं? जिस आदमी को मेरी आज के दिन ही परवाह नहीं, तो वह बाद में मेरी क्या परवाह करेगा? मैं सारी रात इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती रही थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं अभी के अभी अपने घर चली जाऊं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप की शक्ल याद करके मुझे यह सब करने से रोक रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना भाई को फोन करके यहाँ के बारे में बता दूं, लेकिन फिर मैंने खामोशी ही साध ली, क्योंकि वहां भी सब लोग परेशान हो जाते। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया था। मैं आबो और उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपने दुख अपने दिल में ही छुपा लिए थे। लेकिन वक्त का काम है गुजर जाना। वह रात भी मैंने जैसे तैसे गुजार ली थी, लेकिन यह रात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ भरी थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा हुआ था। मैं बहुत नाजुक तबीयत की लड़की थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही लाड और प्यार से पाला था। कहते हैं कि नाजुक तबीयत वालों की जिंदगी ऐसी ही होती है। ऐसा ही हाल मेरा भी था। कल सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी रोशन नहीं हुई थी। रणजीत रात का गया और सुबह भी वापस नहीं लौटा था। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सांस नंदे भी मुझसे नाराज नाराज सी लग रही थी। मुझे हैरानी हो रही थी कि सब मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों अपना रहे हैं, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं खुद ही बढ़ चढ़कर उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने आते समय मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा, कुछ भी हो जाए, अब वही तुम्हारा घर है। यहाँ से तुम्हारी डोली उठकर गई है, अब वहां से तुम्हारी अर्थी उठनी है। यही बातें सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा परेशान भी थी। भगवान ना करे अगर मेरा पति किसी गलत चीज में पड़ा हुआ हो, या फिर उसने अपने लिए किसी और लड़की को पसंद कर रखा हो, तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मैंने क्या करना है। पूरा दिन मैंने अजीब सी हालत में ही गुजार दिया था। मेरी सास नंदे मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। मैंने खामोशी में ही भलाई जानी थी, लेकिन मैं भी इंसान थी। इंसान का नेचर होता है अपना भार जाहिर करना। मैं भी अपने अंदर की उदासी को छुपा नहीं पाई थी। पूरा दिन गुजर गया और रणजीत घर नहीं लौटा था। रात भर भी रणजीत कमरे में नहीं आया था। मैं पूरी रात उसका इंतजार करती रही,
अगली सुबह भी नाश्ते की टेबल पर रणजीत कहीं भी नहीं था। किसी से पूछते हुए भी शर्म महसूस हो रही थी। नई नबली दुल्हन थी, ऐसे कैसे मुंह उठाकर पति के बारे में पूछ लेती। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने अपनी सास से पूछ लिया कि मम्मी जी, रणजीत कहाँ पर है। मेरी सास ने मुझे ऐसी अजीब सी नजरों से घूरा कि मैं शर्मिंदा हो गई थी, और फिर उनसे कोई भी सवाल नहीं किया। मेरी ससुराल में बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे। मेरी दो ननद थी, एक शादीशुदा थी और एक कुंवारी थी। मेरे एक जेठ भी थे, वो थोड़े से दिमागी मरीज थे। कभी कभी उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। उनकी शादी तो हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी शादी के दूसरे दिन ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। नाश्ते के टेबल पर मेरे जेठ भी मौजूद थे, जो चुपचाप अपना नाश्ता करने में बिजी थे। हालांकि उन्हें अचानक से देखा जाता तो वह कहीं से भी नहीं लगते थे कि पागल हैं। लेकिन जब उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो अच्छे से अच्छा इंसान भी डर जाता था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। मेरी शादी को लगभग 5 दिन हो गए थे। मेरा पति एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था, बल्कि वो तो घर ही नहीं आता था। शादी वाले दिन के बाद से अब तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। इन सब चीजों की वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरा दिल चाहता था मैं अपनी माँ के पास जाकर रणजीत की शिकायत करूं और उनको बताऊं कि जो आदमी आप लोगों ने मेरे लिए पसंद किया है, उसने आपकी बेटी की जिंदगी बिल्कुल नर्क बनाकर रख दी है। वह आपकी बेटी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, बल्कि वह तो शादी के बाद से अब तक मेरे सामने ही नहीं आया है। लेकिन मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसलिए ना ही मैं घर गई थी और ना ही अपने माँ बाप को इस बारे में कोई बात बताई थी। 5वें दिन भी मेरे साथ बहुत ही अजीब हादसा पेश आया था। मैं कमरे से बाहर बाहर आई तो मेरी सास के कुछ मेहमान टीवी लॉन्ज में बैठे हुए थे। मैंने मेहमानों को देखा तो अपने सर पर साड़ी का पल्लू ठीक करके उनके सामने चली गई थी और उनको नमस्ते करने लगी। लेकिन मेरी सास ने मुझे फौरन ही आंखें दिखाकर वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया था। मैं हैरान थी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। बल्कि अक्सर मेरी सास खुद मेरी तारीफ बहुत सी औरतों से करवा रही होती थी। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने उसके पास गई थी, लेकिन मेरी सास ने अचानक ही मुझे वहां से भेज दिया था। अपनी सास का हुक्म मैं मान गई थी और वहां से हट गई थी। लेकिन कमरे में आने के बाद भी मेरे दिमाग पर मेरी सास की आंखें ही घूम रही थी। ना जाने वो लोग कौन थे जिनके सामने मेरी सास मुझे लाना नहीं चाहती थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी छोटी ननद का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन मेरी सास ने मुझे उनके सामने जाने नहीं दिया था। सास की इस सोच पर मुझे दुख हुआ था। मैं इस घर की बहू, ये मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। यही सब सोच सोचकर मैं काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन परेशान होने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी ये लोग ऐसे ही पत्थर दिल हैं। बेरहमी से किसी चीज का इन लोगों को ख्याल नहीं था। इन लोगों में तो इतना एहसास नहीं था कि मैं नई नबली दुल्हन हूं। मुझसे मेरे हालात ही पूछ ले, या कम से कम मुझे मेरे मम्मी पापा के घर ही भेज दे। ये लोग तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और मेरी शादी को अब लगभग 10 दिन हो गए थे। मेरी सास ने बस एक बार मुझे बता दिया था कि रणजीत काम के सिलसिले में दूसरे देश गया है और वहीं फंस गया है। कुछ ही दिन में वापस आ जाएगा। मेरी अब बर्दाश्त की हद हो गई थी। मैं जो शर्माई लजाई से इस घर में रह रही थी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि मुझे भी अपने पति की जरूरत थी। मेरी शादी हो चुकी थी। मुझे भी और औरतों की तरह अपनी जिंदगी शुरू करनी थी। अपने पति के करीब होना था। मुझे भी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करनी थी। मैं हर वक्त दुआएं करती रहती थी कि मेरे पति घर वापस आ जाएं। रात के लगभग 10 बजे जब मुझे नींद ना आई तो मैं अपनी सास के कमरे में चली आई। औले रह रहकर मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मेरी सास ने मुझे इस वक्त अपने कमरे में देखा तो परेशान हो गई। कहने लगी, खैरियत तो है? इस वक्त आने की क्या वजह है? जानती नहीं हो, ये वक्त मेरे आराम का होता है। उन्होंने हर वक्त की तरह आज भी बहुत ही ठंडे शब्दों में मुझसे बात की थी। मैं अचानक ही उनके कदमों में रोते हुए बैठ गई, जबकि वह मुझे ऐसे रोता देखकर हैरान हुई
और कहने लगी, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? इस तरह से क्यों रो रही हो? मैंने उनकी तरफ देखा और उनके कदमों पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगी, मम्मी जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे। मैं बुरी लड़की नहीं हूं, ना ही मैंने कभी आप लोगों का बुरा चाहा है। लेकिन ना जाने मुझसे ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग मुझसे नाराज रहते हैं। अगर आपके खिलाफ मैंने कोई गलत हरकत कर दी है तो आज मैं आपसे पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दें। मैं इस घर को अपना घर समझकर रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद सिर्फ पराया पराया सा एहसास होता है। शादी को 10 दिन हो गए हैं। रणजीत भी घर नहीं आए हैं। सब खैरियत तो है ना? मुझे कोई भी इस बारे में बताता ही नहीं है कि मेरे पति कहाँ हैं, ना ही कोई मेरी तरफ देखता है। क्या आप लोग मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे या फिर कोई और बात है? आज मेरे दिल में जो बातें आ रही थीं, मैं अपनी सास को देखकर बोलती जा रही थी, जबकि मेरी सास खामोशी से मुझ तक रही थी। मैं काफी देर तक उनके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से नजर हटा ली थी और अपना तकिया सीधा करके लेट गई। साफ इशारा था कि वह मुझसे बात नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं चुपचाप अपने आंसू साफ करके उनके पास से हटकर अपने कमरे में आ गई थी। वो रात भी मेरे लिए काफी तकलीफ भरी थी। आज मैंने उनसे अपने ना किए गए गलतियों की माफी भी मांगी थी, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। इस वजह से भी मैं बहुत उदास थी। वक्त अपनी रफ्तार के अनुसार गुजर गया था और आज मेरी शादी को लगभग 15 दिन हो गए थे, जबकि आज मेरे ससुराल में एक अलग ही रौनक मची हुई थी। मैंने अपनी छोटी ननद के करीब होकर उसे सवाल किया, सब खैरियत तो है? क्या कोई मेहमान आ रहा है? इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? और घर की सफाई भी बहुत तेजी से हो रही है। सब ठीक तो है ना? मेरी छोटी ननंद ने मुझे एक नज़र देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। दरअसल भाई का सुबह फ़ोन आया था। वह शाम तक घर वापस आ जाएंगे। अम्मा ने कहा था कि आपको बता दूं, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अब आप जाइए और तैयार वगैरह हो जाइए। आपके पतिदेव आने वाले हैं। मेरे चेहरे की तो खुशी देखने लायक थी। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मेरी छोटी ननद क्या बोल रही थी। मैं अचानक ही खुशी के मारे उसके गले से लिपट गई थी और उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जबकि वो हैरान निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं अपनी इस अचानक की हुई हरकत पर शर्मिंदा सी हुई थी और खामोशी से नजरें झुकाकर अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल भंगड़े डालने को चाह रहा था। 15 दिन बाद मेरे रणजीत मेरे सामने आने वाला था। ये ख्याल ही मेरे लिए काफी खुश करने वाला था। मैं तुरंत ही अपने दहेज में से लाए हुए कपड़ों में से एक लाल रंग का जोड़ा निकाला और उसको पहनकर तैयार होने लग गई। रात के लगभग 10 का समय हो गया था, लेकिन अभी तक न तो रणजीत आया था और न ही उसकी तरफ से कोई संदेश आया था, जबकि घर में सभी लोग ही रणजीत के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रणजीत नहीं आया था। मैं उदास ही वापस अपने कमरे में आ गई थी और खामोशी से अपनी झुलरी उतारकर सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मुझ पर नींद भी हावी हो चुकी थी। रात के लगभग आखिरी पहर होगा कि मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने पलटकर देखा तो कोई शख्स मेरे करीब ही कंबल डस हो रहा था। मेरे दिल में एकदम ही हलचल सी मच गई थी। यानी रणजीत आ गया था और मुझे इस बात का पता भी नहीं चला था। कमरे में उस वक्त नाइट बल्ब की रोशनी थी। रणजीत मेरी तरफ से पीट करके सो रहा था। मैंने उसे जगाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ रुक गए थे। रणजीत को इस तरह चुपचाप आकर नहीं सो जाना चाहिए था। उसे कम से कम मुझे उठाना चाहिए था। 15 दिन से मैं उसका इंतजार कर रही थी और वो चुपचाप आकर लेटेक सो गया था। मुझे रणजीत की इस हरकत पर गुस्सा और दुख दोनों हुआ था। मैंने रणजीत का कंधा पकड़कर उसे हिलाया भी, लेकिन रणजीत ने कोई हरकत नहीं की थी। धीरे धीरे मैं खुद ही रणजीत के करीब होती चली गई। 15 दिन की जो तड़प थी, मैं अब रणजीत से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी। मेरा स्पर्श पाकर रणजीत ने करवट ली थी और मैं अचानक ही रणजीत के सीने से लग गई थी। रणजीत का स्पर्श पाते ही मेरे शरीर में जज्बातों की आग सी लग गई थी। अचानक ही मैंने रणजीत के गालों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। मैं फौरन ही उसके गले लग गई थी। मुझे अपने करीब पाकर रणजीत भी जाग गया था। 15 दिन बाद मुझे महसूस करके वो भी बह गया था और उसने भी मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया था।
रणजीत के सीने से लगी मैं अपने 15 दिन के सारे दुख दर्द भूल गई थी। अभी वह अपनी हद से आगे बढ़ता कि अचानक ही मैंने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसको कहने लगी, क्या आपको जरा भी मेरी याद नहीं आई? मैंने आपको इन दिनों में कितना याद किया था। आपने तो हमारी शादी की वेडिंग नाइट भी खराब कर दी। आपके बाद तो मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं। सभी मेरे लिए अजनबी हैं। लेकिन आपने ही मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया। मुझे तन्हा यहाँ पर दूसरों के सहारे छोड़कर चले गए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? या फिर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मेरे दिल में जो आता गया, मैं बोलती चली गई थी। मैंने इन 15 दिनों में जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी थी, यह सिर्फ मैं ही जानती थी। हर रात मैं अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए तड़पती थी। इसके अलावा भी औरत के ना जाने कितने जज्बात होते हैं, कितनी बातें होती हैं जो वह सिर्फ अपने पति से ही कर सकती है। लेकिन जब पति ही मौजूद ना हो तो दिल तो दुखता ही है। मेरे दिल में जो जो आता गया मैं बोलती चली गई थी, जबकि सामने से मुझे कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई थी। मैंने अचानक ही सर ऊपर की तरफ उठाकर देखा कि मैं इतनी देर से बोली जा रही थी, लेकिन रणजीत ने एक शब्द भी नहीं बोला था। मुझे पता नहीं क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर रखा, लैंप ऑन कर दिया था, और जब रोशनी पड़ते ही मेरी नजर अपने पास लेटे मर्द पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी चीख निकलते निकलते बची थी, क्योंकि सामने तो मेरे पति के बजाय मेरे जेठ लेटे हुए थे। जेठ को देखकर मेरी चीख निकली थी और मैं किसी अछूत की तरह उनसे दूर हुई थी। मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि मेरे जेठ मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं। अगर उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मैं रणजीत समझकर उनके करीब आ रही हूं, तो उन्हें चाहिए था कि वह तुरंत ही मुझसे दूर हो जाते। लेकिन उन्होंने तो हद पार करने की कोशिश की थी। मैं बेयकीनी से उनकी तरफ देख रही थी कि तभी अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और रणजीत, जिसकी शक्ल मैंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखी थी, वह मेरे सामने खड़ा था। हम दोनों ही हैरान और परेशान थे। मेरे जेठ भी परेशान हो चुके थे। उनके चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई थीं। जबकि रणजीत को सामने देखकर मैं अचानक भागकर उसके सीने से लगी थी। जबकि रणजीत ने मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे जेठ को खूंखार निगाह से देखा था। मैं रणजीत के सीने से लगी जारो कतार रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल में ऐसा भी काम हो सकता है। जबकि मैं कुछ कहती, इससे पहले ही रणजीत ने अपने भाई को गिरेबान से थामकर कमरे से बाहर निकल गए थे। जबकि मुझे कमरे में रहने की कहकर वह खुद बाहर गए थे, और उसके बाद मुझे काफी देर तक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही थी। शायद रणजीत अपने भाई पर बेतहाशा गुस्सा कर रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी के करीब जाने की, जबकि मैं कमरे में हैरान और परेशान बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही रणजीत कमरे में आए थे और मुझसे एक बार सीने से लगाकर माफी मांगने लगे। कहने लगे, मेरे भाई दिमाग से थोड़े पागल हैं। उनके पास इतनी समझ-बूझ नहीं है। वे अक्सर ही अपनी उस नई नबली पत्नी का ख्याल करके, जो कि शादी के कुछ दिन बाद ही उन्हें छोड़कर चली गई थी, किसी भी औरत के करीब हो जाते हैं। आज भी उन्होंने यही किया था। वे तुम्हें भाभी समझकर तुम्हारे करीब हुए थे। लेकिन मैं अपनी हर गलती की माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में बहुत उदास थी। मेरी माँ और मेरी बहनों का रवैया भी तुम्हारे साथ बहुत खराब था, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे काम के सिलसिले में विदेश जाना था। असल में वहां मेरी मानसी रहती हैं, और उनके बेटे को किसी ने झूठे ड्रग से केस में पुलिस के हवाले कर दिया था, और इस सिलसिले में मुझे विदेश जाना पड़ा। मेरा इरादा जाने से पहले तुम्हें बताना था, लेकिन जल्दबाजी में निकलने की वजह से सिर्फ मैंने माँ को ही यह बात बताई थी। जबकि मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारे पांव अपशगुन है। तुम्हारे घर में कदम रखते ही उनकी बहन के घर पर मुसीबतें आना शुरू हो गई, और उनका बेटा उनसे 15 दिन के लिए दूर हो गया है। इसीलिए वह तुमसे खफा खफा थी। इसके अलावा बस और कोई बात नहीं थी। जबकि अपने पति को सामने देखकर मैं सारी रंजिश को भूलकर उनके सीने से लग चुकी थी, और उनसे अपनी हरकत की भी माफी मांगी थी कि मुझे आपके भाई का चेहरा देख लेना चाहिए था, ताकि मुझे गलतफहमी ना होती। जबकि रणजीत काफी खुले दिमाग के आदमी थे। उन्होंने मेरी इस हरकत को माफ कर दिया था। मुझे अपनी बाहों में समेटकर मेरे माथे को चूम लिया था। कहने लगा,
तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती तो मेरी ही थी। आज की रात हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल थी और हम दोनों पति पत्नी ने एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत की थी। जबकि मेरे पति के कहने के ठीक अनुसार अगले दिन से ही मेरी सास नंदो का व्यवहार भी मुझसे अच्छा होता चला गया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।